नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत। मैं अवनीश। दर्शकों, चैनल आपने सब्सक्राइब किया है, वीडियोस को आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, इस बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, बेल आइकन जरूर दबा के रखिए ताकि किसी भी अपलोड की सबसे पहले सूचना आपको। आज आपको दृश्य थोड़ा बदला हुआ दिखाई दे रहा है और जिन विभूति के साथ मैं बैठा हूं, जो हमारे फ्रेम में हैं, उनका परिचय मैं क्या कराऊं। आदरणीय हरिशंकर जैन साहब, हिंदू और हिंदुत्व के पुरोधा, और सिर्फ बातों में नहीं, कोर्टों में, कचहरियों में न जाने कितने फैसले सर का परिचय मेरी क्षमता से बाहर है। सर, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। सर, भारत की न्यायपालिका के बारे में सुबह, दोपहर, शाम, रात को सोते समय होम्योपैथी दवा की तरह कभी आरोप, कभी प्रत्यारोप, कभी उनकी नीयत अच्छी, कभी उनकी नीयत बुरी। लेकिन खास तौर से अगर हम 2014 के सांस्कृतिक क्रांति, जिसे मैं कहता हूं जी, राजनीतिक सत्ता परिवर्तन की जगह, उसके बाद क्या ये महसूस अब जो गंभीरता से किया जाने लगा है, जिसे बहुत पहले से महसूस किया जाता रहा, कि भारत की न्यायपालिका हिंदू विरोधी है? क्या ये तनिक सच भी है या ये केवल परसेप्शन है या प्रताड़ित हिंदुओं की एक पीड़ा है? सर देखिए, न्यायपालिका की अगर आप बात करें तो हमको 2014 नहीं बल्कि 1950 से ही देखना पड़ेगा। 1950 इसलिए कह रहा हूँ कि उस दिन कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था। अगर पूरे सारे जितने जजमेंट हैं, जो व्यवस्थाएं आई हैं, उसको आप देखें तो एक बात बड़ी स्पष्ट है कि वो यहाँ के जजेस जो रहे हैं वो भारतीय दर्शन से भिन्न नहीं रहे हैं, भारतीय दर्शन को छोड़ चुके हैं शुरू से। और उनका झुकाव इस तरफ रहा है कि लोग हमको बड़ा अच्छा समझें, मॉडरेट समझें, हमको कोई ना कहे कि हम हिंदू सपोर्टर हैं, हमारी लेबल ना लगे। मुस्लिम सपोर्टर लेबल लग जाए, एंटी इंडिया का लेबल लग जाए, कोई दिक्कत नहीं है। कोई किसी को अगर ऐसे एक्विट करना है जो कि आतंकवादी है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर हिंदू लेवल नहीं लगना चाहिए। ये बात आप 1950 से जितने जजमेंट आए हैं सबको अगर धीरे धीरे पढ़ें तो आप ये पाएंगे कि जो देश की जनता को, और ख़ास तौर से मैं कहना चाहता हूँ बहुसंख्यक जनता को, जिस तरह न्याय मिलना चाहिए था और जो कोर्ट की परिभाषा होनी चाहिए थी, वो नहीं हुई। और इसका मुख्य कारण है कि उस समय का शुरुआत से 1950 से पंडित नेहरू का समय था, ऐसे एक नैरेटिव पूरे देश में बना, मुस्लिम तुष्टिकरण नैरेटिव बना कि न्यायपालिका भी, मैं कह सकता हूँ कि उससे अछूती नहीं रही, डेवलप होता रहा। जैसे केशव भारती केस में कोई ओकेजन नहीं था कहने का, आपने कहा भारत एक सेकुलर कंट्री है। मैं नहीं समझ पाया आज तक कि सेकुलर शब्द संविधान के मूल में कहीं नहीं लिखा है। 2 बार प्रस्ताव आया था और दोनों बार संविधान सभा ने रिजेक्ट किया, कहीं सेकुलर शब्द नहीं मानते, सेकुलर इंडिया नहीं रह सकता। और उसका बेसिक कारण जो अम्बेडकर जी ने बतलाया या और लोगों ने बताया, उनका कहना था चूँकि आप माइनॉरिटीज़ को एक स्पेशल राइट दे रहे हैं, तो माइनॉरिटी को राइट दे दिया तो धर्मनिरपेक्ष कहने को मतलब नहीं बचा। दैट वाज द बेसिस। इन सब के विपरीत केशव भारती केस में, जो कि पहला केस है 13 जज का, उसमें पहली बार कहा गया कि बेसिक स्ट्रक्चर थी कॉन्स्टिट्यूशन है। एक बात रही। दूसरी बात देखिए, जब जब हिंदू लॉ को परिभाषित करने की बात आई तो हिंदू लॉ को परिभाषित जहाँ जहाँ जो व्यवस्थाएं स्मृति में, शास्त्रों में, उपनिषदों में दी गई हैं, उनकी व्याख्या नहीं की गई है, इतनी होनी चाहिए थी। ठीक इसके विपरीत शुरू से यहाँ के जजेस, ब्रिटेन में किस जज ने क्या कहा है, प्रीवी काउंसिल ने क्या कहा है, और जो जितने उदाहरण वहाँ के लॉर्ड्स के हो सकते हैं, वो जज लॉर्ड एटकिन है, फला है, वो लॉर्ड को उनको कह के वो समझते थे कि हम जैसे आज भी ब्रिटिश क्राउन के सबॉर्डिनेट हैं, हमें उन्हें खुश करना, प्लीज करना है कि देखिए हमने किस ढंग से
आपके यहाँ के लोगों को यहाँ पर जगह दी। इसके बाद एक फेज आता है जबकि मंडल कमीशन केस आया था। जी। मंडल कमीशन केस में भी जजमेंट में अगर देखा जाए तो हिंदुत्व का या हिंदू परंपराओं का, मैं हिंदू से मतलब मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हर देश की एक परंपरा होती है, हर देश का इतिहास होता है, हर देश का साहित्य होता है और हर देश का एक सांस्कृतिक गौरव होता है। हर देश का जो भारत देश का जो गौरव है, सांस्कृतिक गौरव है, हमारा छुआछूत कभी था नहीं, कभी था ही नहीं, वेद शास्त्रों में नहीं था, मनुस्मृति को गलत इंटरप्रेट किया जाता है, उसको नहीं देखा गया कि क्या क्या कहा गया है। ठीक इसके विपरीत उन्होंने ये भी रिकॉग्नाइज कर लिया कि मुस्लिम में कुछ जातियाँ हो सकती हैं जो कि जिनको आरक्षण मिले। तो भाई मुस्लिम तो यहाँ पर 800 साल तक शासन किया, सारे कुछ जितना पापाचार अनाचार करना था उन्होंने किया। अब उसके बाद आपने उसको भी हरी झंडी दी थी, और जो संविधान में दिया गया था खासतौर से अनुसूचित जातियों को, उनको उत्थान कर दिया गया था। तो आरक्षण लाभ अगर मिल सकता है तो केवल अनुसूचित जातियों को मिल सकता है, पर और किसी धर्म की, चाहे क्रिश्चियन हो चाहे मुस्लिम हो, कोई अन्य की कोई जातियाँ, वर्ग संवर्ग या डिनोमिनेशन, वो उस परिभाषा में नहीं आ सकता। क्योंकि संविधान में आर्टिकल 50 में साफ साफ लिखा है कि धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। एक्सेप्शन इतना है कि SC ST के लिए, वीमेन के लिए बनाया जा सकता है। SC ST बात समझ में आती है, अदर बैकवर्ड क्लास की बात समझ में आती है, पर उनकी बैकवर्ड इसलिए थी कि वो आज यहाँ गरीबी में थे, इसलिए कि यहाँ पर विदेशी रूल था, यहाँ पर शासन था मुगलों का था या अंग्रेजों का था। तो जो पीड़ित थे उनको आप भूल गए, जिनके लिए आरक्षण की जरूरत थी। और वो जिन लोगों ने 800 साल शासन किया, 200 साल शासन किया, यानी कुछ क्रिश्चियन संवर्ग भी मान लिए गए क्या उनको आरक्षण मिल सकता है। जिन्होंने सारी संपदा लूटी देश क्यों ले गए, मुस्लिम को भी मान लिया कि हाँ एक बार उसमें ऐसा है, फला फला जाति है जिसको हो सकता है। जबकि कहा जाता है, बड़े भाषण दिए जाते हैं कि मुस्लिम को जाति नहीं होती, पर आरक्षण देने को हुआ तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको नहीं कर दिया। इसके बाद आप देखिए जो अयोध्या केस था, पहला अयोध्या केस बात कर रहा हूँ, जब फुल बेंच के पहले जी इस्माइल फारूकी केस जब रेफर हुआ था, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट को साफ साफ कहने में या कहने में क्या दिक्कत थी कि भाई यहाँ जांच करा ली जाए कि इस जगह पर कोई मंदिर या कोई ढांचा इस ढांचे को बनने के पहले था कि नहीं था। रेफरेंस तो इतनी था, रेफरेंस नहीं था, जब डिसाइड क्या करें। बिल्कुल रेफरेंस ये था कि वो ढांचा ऑलरेडी पहले से बना है, या मंदिर ढांचा वहाँ पर है, तो आप वहाँ पर जो मस्जिद बनी वो अवैध है। और इसका कारण ये है कि जितने मुस्लिम उलेमा हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं, उन सब का बड़ा साफ 2 शब्दों में कहना है कि साहब अगर ये साबित हो जाए कि मंदिर तोड़ कर बनाई गई है तो हमें वो जगह नहीं चाहिए, हमारे इस्लाम के खिलाफ है। परंतु जो साबित होने की बात आती है कि तोड़ कर बनाया गया है तो सब भागने लगते हैं, तब दुनिया की बात इधर उधर की करते हैं, या दंगा करेंगे या सड़कों में निकल आएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने एक नई बात जो थी कि एक रेफरेंस हुआ कि भाई ये एक लाइन की बात इतने दिन केस चल रहा है और पूरे देश में हल्ला मचा हुआ है, तो इसको डिसाइड कर दीजिए कि क्या यहाँ कोई ढांचा पहले बना था। सुप्रीम कोर्ट ने उसको इनकार कर दिया कि नहीं करेंगे, और 13 में जो चीज़ डिसाइड हो जाती वो रिमांड कर दिया। फिर हाई कोर्ट गया और जाके 2010 में फैसला हुआ, यानी उसकी वजह से 17-18 साल और वेस्ट। इसके बाद जो अयोध्या के जजमेंट आया, मैं हाई कोर्ट बात नहीं कर रहा, सुप्रीम कोर्ट बात कर रहा हूँ। पहले हाई कोर्ट भी कर लो थोड़ी सी। हाई कोर्ट ने एक बड़ा प्रत्याशित जजमेंट दिया कि 1/3 बांट दिए जाए। हाँ गजब था सर। मैं नहीं समझ पाया कि भगवान के स्थान 1/3 का भाई भाइयों झगड़ा है, या 2 समुदायों का झगड़ा है, 2 आदमी क्या है, भाई सब तुम ले लो, कम ले लो, ज़्यादा ले लो, बात समझ आती है। पर धर्म स्थान किसी का हो बट नहीं सकता, बिल्कुल, या तो पूरा मिलेगा या बिल्कुल नहीं मिलेगा, उसमें समझौता नहीं हो सकता है। एक कानूनी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक कानूना जजमेंट दिया जो अतार्किक था और कहीं से उसकी संपुष्टि नहीं की जा सकती,
और उसका कारण था। हम्म। मैं कहने मुझे कोई ज़्यादा उसमें दिक्कत नहीं है कि 3 में से 1 मुस्लिम जज भी रखे गए थे, और जो 2 हिंदू जज रहते थे वो हमेशा मुंह देखते थे कि मुस्लिम नाराज ना हो जाए, वो खुश रहे हैं। और ये जो वन थर्ड का मामला आया कि अब तो समझ गए कि केस स्ट्रांग है, और ये केस जो है हम हिंदुओं को इनकार नहीं कर सकते, तो वह कि मुसलमान कुछ मिल जाए, थोड़ा सा मिल जाए, अस्तित्व बना रहे। अस्तित्व, बिल्कुल। तो मुझे ऐसा लगता है, जो मुझे सर्कमस्टेंसेस से लगता है, और बहुत सी बात कह भी नहीं सकता हूँ, कि ये कहीं ना कहीं आपसे समझौता था वो जजमेंट कि जब 1/3 इनको दे दो, तो दैट वाज नॉट जजमेंट। एग्जीक्यूटिव जैसे काम करती है, तो एग्जीक्यूटिव एक्ट कि 1/3 चलिए, सुप्रीम कोर्ट आया, सुप्रीम कोर्ट ने पहले लिखा 1/3 का आर्डर तो बिल्कुल गलत है, ये हो ही नहीं सकता। ठीक है, एडमिट हुआ, नोटिस जारी हुई, केस आया। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट जजमेंट जो है उसमें बहुत चीज बचाई गई कि किसी जज का नाम ना आवे कि किसने डिलीवर। हर जज में आता है ऑथर्ड बाई। 1000 पेज जजमेंट है भाई, 5 एक साथ तो बोलेंगे नहीं, 2 एक साथ बोलेंगे नहीं, एक बोलेगा, बिल्कुल, और बाकी कांकर करेंगे, ये 5 अलग अलग दिखाएंगे। इसमें किसी का नाम नहीं आने पाया, ताकि किसी को ये न रहे किसने सपोर्ट किया। आप उधर किस बात की थी, आप सुप्रीम कोर्ट जज हैं, आप उधर किस बात की थी। और पूरे जजमेंट में राम मंदिर कैसे केस में जो हमारे शास्त्रों का वर्णन होना चाहिए था, शास्त्रों के हिसाब से जजमेंट करना चाहिए था पढ़ के, वो नहीं हुआ। अब बताइए, भगवान की जमीन, क्या उसको आप कर सकते हैं कि ये जो है एडवर्स पोजीशन से ले ली जाएगी? ईश्वर की जमीन एडवर्स पोजीशन से नहीं जा सकती है। आइडल माइनर होता है हमेशा, और उसके लिए कोई लिमिटेशन नहीं होता। इसको भी कहीं ना कहीं डाइल्यूट किया गया थोड़ा। मैं सोचा कि ऐसा क्यों किया गया, और मैं समझता हूँ जजमेंट आज नहीं तो कल फिर बहुत से पॉइंट ऐसे हैं हिंदू ला के जो कि रेफर होने पड़ेंगे लार्जर बेंच को, डिसाइड किया जाए। प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट पूरे केस में कहीं भी ना पीरियड था, न कोई इस पर इशू बना। सुप्रीम कोर्ट ने आउट ऑफ वे, जब कोई मतलब नहीं था, उन्होंने अपने आप या कुछ लोग के आर्गूमेंट करने के हिसाब से एक पूरा चैप्टर लिख दिया कि प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट क्या है और क्या नहीं है। उनका मतलब था दिखाने का कि प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो है बड़ी अच्छी चीज़ है, या सद्भावना सद्भाव बना रहे। भाई देखिए, सद्भावना करते करते गांधी जी ने देश को बंटवा दिया। सद्भावना करते करते देश में जितनी हिंदू मंदिर टूटी थी उनका पुनर्जागरण, उनका पुनर्मिलन या पुनर्स्थापना करने की सरकार ने कभी कोई सोची नहीं। मंदिर जो है हर इस राष्ट्र की, कम से कम खासतौर से सांस्कृतिक धरोहर है, हमारी स्ट्रेंथ थी, उसके लिए काम नहीं हुआ। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आखिर जजेज इसी समाज से जाते हैं, ऊपर से नहीं आते हैं। तो समाज का जो ओवरऑल जो परसेप्शन बना, उसमें चूंकि हिंदुत्व का भाव था, यहाँ के सांस्कृतिक वैभव का भाव, और वो ला पढ़ा दिया गया कि अकबर जो है वो तो बड़ा दयाशील था, अकबर की जो बुराइयां तो छिपा दी गई, और हिंदू मुस्लिम क्या होता है, हिंदुओं को बंटवारे में कितना मारा गया, कितना कत्ल हुआ, क्या क्या कांड हुआ, वो सब छिपा दिया गया। गुलामी काल में, मुसलमान काल में अलाउद्दीन खिलजी और फला सब से लेके क्या क्या हुआ, सब छिपा दिया गया। तो जजेज जो सोसाइटी से निकले, उनको वेद शास्त्र हुआ कि ये तो पोंगा पंड है, तो पढ़ना बेकार है, अंग्रेजी पढ़ो। कुछ लोग यहाँ से पढ़ने चले गए कैम्ब्रिज, वहाँ फला जगह, या हार्वर्ड तो चले गए, लंदन चले गए, वहाँ डिग्री लेके आए, तो अंग्रेजी तो घूम रहे हैं, सोच रहे हैं कि अगर हम जरा सा कुछ बोल देंगे तो हमको पोंगा कहा जाएगा, हमको पिछड़ा हुआ कहा जाएगा। तो ये जो भावना थी दिखाने की कि हमको बड़ा फॉरवर्ड समझा जाए, हम अंग्रेज समझे जाएं, वो सब शुरू हो गया जी। जैसे टाई हमारे आ गई, वहाँ तो जाना पड़ती है, गाला बंद रहना चाहिए, तो टाई को हुआ। यहाँ टाई लोग लगाते हैं फैशन के लिए, तो यहाँ की स्पेशल। अच्छा सर, वो जूट टाइप का जो होता है सर पे, वो सिर्फ फिल्मों में ही होता है वो? अब वो बंद हो गया। अच्छा, अब बंद हो गया। तो मैं ही कह रहा था
कि जो समाज का जो टोटल परिवेश जो सरकार ने बनाया इंडिपेंडेंस के बाद, उससे जजेस भी प्रभावित हुए और हर स्टेप पर। जैसे अभी आप देखिए, नई बात है, क्योंकि मैं अधिवक्ता हूँ, थोड़ा सा मुझे अपने काबू रख के बोलना पड़ेगा। दिल तो बहुत कुछ चाहता है कहना, पर कह नहीं सकता हूँ। कह तो जाते हैं सर आप, छोड़ते कहाँ कुछ। बहुत सी कहना चाहता हूँ, बहुत रोक के कहता हूँ। पिछला आपको किस्सा बता रहा हूँ। 12 दिसंबर 2024 को संभल केस के बाद जब देश में हल्ला हुआ, भाई वहाँ बावली मिल गई, ये मिल गया, पुरानी मंदिर मिल गई, सब कुछ हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने 12 दिसंबर को ऑल ऑफ अ सडन प्लेस ऑफ वर्शिप का केस लगा था, और उसमें कोई मतलब नहीं था, एक जनरल ऑर्डर पास कर दिया कि आज की तारीख से कहीं कोई सर्वे नहीं होगा। भाई सर्वे होगा तो मंदिर निकलेगी पुरानी, और साबित होगा कि मंदिर तोड़ कर मस्जिद बनाई गई है, तो सर्वे नहीं होगा। ये काम जुडिशरी का, मतलब मैं ऐसा ब्लैंकेट ऑर्डर नहीं देखा आज तक ये कहा गया हो 4 कदम कूद के। हाँ, उसके बाद सर्वे नहीं होगा के बाद कोई केस दाखिल नहीं होगा, और दाखिल होगा तो रजिस्टर नहीं होगा। दाखिला हो गया तो रजिस्टर नहीं होगा, यानी ऐसी पड़ा रहेगा। और उस केस का था प्लेस ऑफ वर्शिप की चुनौती, उसमें ऑर्डर ये हुआ। तो ये मुझे बड़ा ताजुब हुआ कि कानून तो भाई थोड़ा बहुत भगवान दया से 50 साल से मैं कर रहा हूँ, तो अब बहुत बालक तो नहीं हूँ, पर बहुत नहीं आता होगा, उन विद्वान जजेज हैं, मुझे उतना नहीं आता होगा, पर एकदम इनोसेंट भी नहीं हूँ कि बिल्कुल नॉलेज ही नहीं है। उनको ज़्यादा आता है, मैं कम आता है। पर ये मैंने नहीं सुना अपने 50 साल करियर में आज तक, आई एम प्रेसिडेंट सिंस 1976, कि ब्लैंकेट ऑर्डर ये कैसा सूत्री दाखिल होगा, कोई सर्वे नहीं होगा। ये क्या है? ये मुस्लिम फोबिया है। कि अगर हमने एक वो लोग चिल्ला रहे हैं देश में ऐसा हो रहा है, ये कदम शांति हो जाएगी। यानी आज मतलब ये हो गया कि आप कहते हो रूल ऑफ लॉ है देश में, 50 सुप्रीम कोर्ट बनी हुई है, रूल ऑफ लॉ, इंडिया गवर्नमेंट, रूल ऑफ लॉ, सब बहुत साल से कहते हो बहुत रूल ऑफ लॉ संविधान है। पर संविधान में किसी को इसलिए रेमेडी न मिले कि एक बार नाराज हो जाएगा, यानी कि आप मेरे मकान पर कब्जा करके चले आए और मैं अगर बोलूंगा तो आप बंदूक उठा लोगे। भाई शर्मा जी हैं, मेरे मकान पर कब्जा कर, आप नहीं करोगे, आपको नहीं करोगे, आप नहीं करोगे, परंतु मान लीजिए आप कर लो। पर अगर ये हो गया कि अगर मैंने बोला आपके खिलाफ तो आप मीडिया चला दोगे, आप ये कर दोगे और बंदूक निकाल लोगे, वो दंगा हो जाएगा। यानी मेरा मकान गया, मैं बोल नहीं सकता, इसलिए दंगा हो जाएगा। तुम्हें रूल ऑफ लॉ कहाँ से रहा? रूल ऑफ लॉ का मतलब तो होता है कि चाहे जैसा भी आदमी हो, गुंडा, बदमाश, माफिया, जैसा भी हो, कानून अपना काम करेगा। बिल्कुल। तो आपने जो व्हील ऑफ जस्टिस है उसको तो आपने कुछ रोक दिया, व्हील ऑफ जस्टिस रुक गई, तो संविधान का इससे ज्यादा अतिक्रमण और क्या होगा? तो मैं ये कहना चाहता हूं कि प्रत्याशित ऑर्डर इस तरह के होते रहे जी। मंदिर की बात आएगी, आप लोग सब बना लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं, बीच रास्ते बना लेते हैं, सबको अतिक्रमण करते हैं। मस्जिद की बात जाती है कि बीच रास्ते बनी है, अगर हाईकोर्ट से ऑर्डर हो भी डिमोलिशन का तो 99% सुप्रीम कोर्ट आता है तो स्टे होता है। आप मंदिर हटवा देते हो, चांदनी चौक से हनुमान मंदिर हटने का ऑर्डर हो गया, एक मामूली कब्र जो कि इलीगल बनी है, जो वह कब्र बन ही नहीं सकती, उसको नहीं हटवा सकते, उसको नहीं हटवा सकते। इसलिए मैं कह रहा हूं जी कि उसका कारण ये है, जो जज गलती नहीं है, उस समाज से आए हैं, जिस समाज से आए हो, समाज ने उनको दिया है कि तुम्हें भी यही हिपोक्रेसी करना है, अंग्रेजियत करना है, ये करना है, देश की अपनी भाषा को, अपनी संस्कृति को पूरा गलत बताना है, वो बाहरी लोगों को ज़्यादा समझना, विदेशी को ज़्यादा समझना है। तो ये जो प्रक्रिया है ये चल रही है। सर, आपने समाज को, और आपने बार बार कहा, और ये बिल्कुल हकीकत है, वो कहीं मंगल ग्रह से तो आते नहीं हैं, जो भी जुडिशरी के लोग हैं वो समाज से ही जाते हैं। लेकिन क्या केवल समाज
आपने जितना सब बताया उससे तो ये लगा कि आज़ादी के बाद से भारत की जो राजनीति 65-70 साल चली, मैं पार्टी का क्या नाम लूँ, सब लोग जानते ही हैं, उसने, क्योंकि बहुत सारे फैसले तो ऐसे लगते हैं कि वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को या किसी नेता को करना चाहिए, जैसे वो 3 हिस्से में लगा दिया, जी हाँ, तुम कब्र मत हटाओ, मंदिर हटा दो, जी, तो ये तो ऐसे लगते हैं जैसे पॉलिटिकल फैसले हैं। यस। और ये तो एक पॉलिटिकल पार्टी को या एक नेता को करना चाहिए, लेकिन कर रही है जुडिशियल। अरे मैं आपको बताऊं, क्या भारत की जो शुरुआती आजादी के बाद की राजनीति है उसका भी असर पड़ा? और मैं ये क्यों न कह दूं सर कि जुडिशरी का राजनीतिकरण हुआ? अगर हम ये कहते हैं कि कांग्रेसी रिजीम ने ऐसा चाहा तो जुडिशरी अड़ी रहती तो कैसे हो जाता? नहीं मैं आपको बता रहा हूँ, ये कह रहा था। पहले एक बात बता दूं फिर बताऊंगा सर। आपको। मैंने केस दाखिल किया था, मैं इलेक्शन लड़ा था अमेठी से, जी। और मैंने माननीय श्रीमती सोनिया गांधी जी के खिलाफ एक इलेक्शन पिटीशन दाखिल किया था। कोई उनके खिलाफ आरोप नहीं लगाया, कुछ नहीं किया। सिंस आई वाज ए कैंडिडेट, तो मुझे अधिकार था कि मैं केस दाखिल कर सकता हूँ, चाहे एज ए कैंडिडेट में दाखिल किया। और उसमें नागरिकता का इशू था कि देखिए, बड़ी क्लियर बात बताऊँ आपको, बाकी बात मैं नहीं जानता, कुछ नहीं जानता था। एक प्रश्न था केवल कि इन्होंने स्विट्जरलैंड की नागरिक, सॉरी, इटली की नागरिकता नहीं छोड़ी आज तक। एक क्लियर अफर्मेंट था, उधर से कोई डिनाइल नहीं था इस बात का, इंडिया में 2 सिटीजनशिप नहीं चल सकती। नहीं चल सकता। और इस बार डिनाइल नहीं था कहीं कि हमने नहीं छोड़ी है। क्यों? कि इटली के संविधान में लिखा है कि आप ये सिटीजनशिप कभी नहीं छोड़ सकते हैं। उनके आर्टिकल मैंने कोट किया था पिटीशन में। सिंपल सवाल था। और भी सवाल था, सिटीजन ऑफ इंडिया क्या होता है। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अप्रिशिएट किया आर्गूमेंट, सब कुछ माना, पर कहा कि इसमें नहीं डिसाइड करेंगे सब। और जो चीज़ नहीं थी पिटीशन पे वो लिख दी गई कि साहब ये रेज क्या, वो रेज क्या, कोई इसका सब्सिडी दे दिया और इसलिए खारिज करते हैं। जो पिन पॉइंट था सामने दिख रहा है, कोई जवाब नहीं है, उसका जवाब उनके पास नहीं था, तो उन्होंने कहा इस केस में डिसाइड नहीं करेंगे। इसका क्या मतलब हुआ? और उससे सरकार कांग्रेस की नहीं थी, उससे सरकार अटल जी की थी। उस पीरियड में ही हुआ, 2001 की बात बता रहा आपको। इसलिए मैं इसको छेड़ा इस बात को कि देखिए, इसको कहने में कोई दिक्कत नहीं है। जब यहाँ शिक्षा मंत्री अब्दुल कलाम आज़ाद होगा और जितने शिक्षा मंत्री थे किस जगह रहे, नेहरू जी शुरू से घोर हिंदू विरोधी रहे, उन्होंने सारे काम किए हिंदू विरोधी। उन्हें जजेज बनाए जाते हैं देख के कि जो कि कम से कम प्रो हिंदू ना हो या जस्ट भी ना हो। प्रो हिंदू छोड़ दीजिए, प्रो हिंदू तो कोई कर ही नहीं सकता था। जस्ट भी ना हो, न्याय ना करें, केवल न्याय एक तरफा करें। और आपको याद होगा कि इंदिरा जी ने इमरजेंसी के दौरान ये कहा था, इमरजेंसी लगाने के पहले, जब केशव भारती केस हुआ था थी, जो बैंक का राष्ट्रीयकरण किया था, उसने कहा था कि जजेस को जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, जो चेंजिंग आइडियोलॉजी है, उसके हिसाब से चलना चाहिए। ये इंदिरा जी का वक्तव्य था। और इसी ग्राउंड पर 3 जजेस को सुपरसेशन हुआ, सुपरसेट किया गया। इसीलिए बनाया कि उनको देश की जो राजनीति चल रही है, जो विचारधारा चल रही है, उससे चलना चाहिए। तो कांग्रेस जमाने में, इंदिरा जी के जमाने में, राजीव गांधी जमाने का, मतलब सारे जितने लोग थे, जो भी हो, नाम नहीं, सबके ज़माने में जुडिशरी को इतना दबा के रखा गया था कि आप कोई जजमेंट जो है कभी भी सीधा सही जजमेंट नहीं कर सकते, जो हम चाहते हैं वही करेंगे। जब मोहनलाल सिन्हा जी ने जजमेंट कर दिया, हिम्मत दिखा के, एक महापुरुष थे, नतीजा ये हुआ कि देश में इमरजेंसी लग गई। भाई देश में इमरजेंसी लग गई, ये भी एक बड़ी ताज्जुब की बात है कि इमरजेंसी इसलिए लगा दी जाए कि प्रधानमंत्री का इलेक्शन अवैध हो गया। ये भी देश में हुआ है, रिकॉर्डेड चीज हुआ है, बिल्कुल। और ये तो कहीं नहीं सुना मैंने आज तक कि ऐसा किसी देश में हुआ हो। कोई बात हो गई, इमरजेंसी लग सकती है, पर इसलिए लगे कि साहब एक प्राइम मिनिस्टर का चुनाव अवैध होगा। प्राइम मिनिस्टर नहीं, एज ए मेंबर ऑफ लोकसभा, ना प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर आगे का, वो तो बात की बात है, बिल्कुल। उसी तरह से जितने जजमेंट हुए आज तक, सब पर कलेवर कहीं नहीं कहीं
विदेशी था। मैं रिपीट कर रहा हूँ फिर से कि जजमेंट आप उठा के देख लीजिए, फ्यू जजेस जिन्होंने वेद शास्त्रों कोट किया होगा, वेरी फ्यू। ज़्यादातर इंग्लिश जजेस, अमेरिकन जजेस, ऑस्ट्रेलियन जजेस, यहाँ के लोग जो एक नैरेटिव बन गया है कि विदेश की को मानना, अपने को गाली देना और विदेशी का सम्मान करना, या मैं समझता हूँ गुलामी से बना। कि मुसलमान को उनके गुलाम रहे, तो उनके प्रति आज भी डर बना हुआ है। मैं कहता हूँ जो गुलामी काल का जो भूत है वो आज भी कहीं ना कहीं मंडरा रहा है, अभी भी आच्छादित कर रहा है लोगों के दिमाग को अघोषित। जैसे आप ये देख लीजिए कि एक दरोगा आपके क्षेत्र है और वो बहुत धंधेबाज है, मारता पीटता जो भी करता है। अगर जब वो कभी चला भी जाएगा, लौट के आएगा, तो आप बिल्कुल उसको एकदम ऐसे करोगे कि और यार 2 मिनट आपसे बात कर ले मिलके, तो आप बड़े खुश हो गए। आप तो हमसे उन्होंने बात कर ली, कितने प्यार से बात की, भले 100 दिन मारा हो, अगर एक दिन आपसे बात कर ली, यही इलाज है। आप कहाँ से कोई मुस्लिम प्रसाद ले ले, तब बड़े खुश होकर नाचने लगते हो। पर वो जन्माष्टमी वाली एक फोटो सोशल मीडिया पर हर साल टहलती थी। यस 15-18 साल से तो मैं ही देख रहा। यस एक ही फोटो, एक महिला है लिए चली जा रही हैं नकाब पहने। जी हाँ। जी। तो जो स्थिति है, जो देश का नैरेटिव बनाया गया, इसके लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी कांग्रेस की है, सरकारों की है। और मैं कहता हूँ कि इस समय जो भी सरकार है, उनकी ड्यूटी है कि देश की सांस्कृतिक विरासत को वापस लाने, और जज बनने की क्वालिटी में एक क्वालिटी ज़रूर हो कि वेद शास्त्र का ज्ञान हो, और जिसको वेद शास्त्र का ज्ञान नहीं है उसको जज होने का हक नहीं है। जी। एक बात आपको बताऊँ, आप पूछेंगे कि वेद शास्त्र आप क्यों ले आए, इससे क्या मतलब? हाँ, मैं पूछने वाला था सर, ये तो बड़ा कम्युनल ये जो सेकुलर और कम्युनल जो है ना, ये नहीं उनकी भाषा में है, वो उधार लिया। जिसके लोग दिमाग भर गया है, ये देश खोखला कर रहा है, इस सेकुलर वाले देश को खा जाएगा। व्हाट कम्युनल? भाई आप सोचिए जरा सा कि सही बात क्यों ना हो, सही बात क्यों ना कही जाए, और एक सत्य क्यों ना कहा जाए। तो सत्य कहने के क्या मतलब हुआ? सत्य कहने का मतलब तो आपको पीड़ित करना नहीं हुआ। देखिए सुनिए, आपके यहाँ जितने केस हैं उसमें इंटरप्रिटेशन गाया जाता है, हिंदू लग आता है। वो जज जो हिंदू लग जानते ही नहीं है, वो फैसला करते हैं, और फैसला करते समय अंग्रेजी जिला को बीच में लाते हैं। तो न्याय कैसे मिलेगा? दूसरा, इस देश की संस्कृति भगवान राम, भगवान कृष्ण से वेद शास्त्र गीता चलेगी, उसका सामंजस्य कहीं कहीं होना चाहिए। जितने आपके कानून बनेगा, उसका इंटरप्रिटेशन का देखा जाए, तो देश के लिए, देश की जनता के लिए बनाए ना, कि क्या उसको आप अंग्रेजों से गवर्न करेंगे। आज आपको बताऊं, जो वक्फ एक्ट है उसमें आपको ताज़ी होगा सुन के, उसमें प्रोविजन है कि एक इस्लामिक जानकार जरूर होगा। अगर आप वहीं लिख दीजिए कि एक वेद शास्त्र का ज्ञाता जरूर होगा, तो कम्युनल हो गया, हंगामा हो जाएगा। इस्लामिक ला का जानकार होगा, ये बड़ा सेकुलर है। यही पद्धति है, यही कारण है। आज जो पराभव आप देख रहे हैं और जुडिशरी में, उसका बहुत बड़ा कारण है कि अपनों से कट गए, अपनी संस्कृति से कट चुके हैं। और देखिए, चंद्रचूड़ जी ने रिटायरमेंट के बाद कहा कि मैंने ईश्वर से कहा कि हमको जजमेंट करने की प्रेरणा दीजिए। ये नहीं कहा कि ईश्वर की भक्त होने वजह में जजमेंट, ये नहीं कहा। अगर कहते हैं कि हम गए और मैंने उसके बाद नमाज पढ़ी, अल्लाह से कहा कि हमको फैसला करने की ताकत दो, तो कोई बुरा ना मानता, कोई कुछ ना कहता, कहते वाह अल्लाह से मांग लिया। पर उन्होंने अपने ईश्वर से मांग लिया और कहा कि मैं शक्ति दो कि हम सही जजमेंट दें, तो पूरे देश में आफत मच गई। जो सेकुलर गैंग था उसने बोलना शुरू कर दिया कि साहब इसका मतलब आपने भगवान से प्रेरित होकर फैसला दिया। सर, नमाज पढ़ने के नाम पे जमानत दे दी। हाँ, जमानत दे दी। क्या नमाज पढ़ता है, 5 वक्त का नमाजी। और जमात का ये क्राइटेरिया बिल्कुल सही आपने याद दिलाया।
कि भाई 5 से 5 बजे नमाज पढ़ता तो गलत नहीं हो सकता भाई, जबकि कुरान में लिखा हुआ है, कुरान में बता लिखा हुआ है कि वो अगर चलिए छोड़िए उसमें चपड़े में क्यों पढ़ रहे हैं। अच्छा सर, आपने एक चीज़ कहा कि गुलामी का भूत, वो दरोगा वाला बड़ा सटीक, क्योंकि बहुत सारे दर्शक उसे रिलेट कर लेंगे। सर, धर्म ध्वजा फहराने के बाद मैकाले को दौड़ा लिया प्रधानमंत्री ने, और गुलामी गुलामी गुलामियत, उसी के साथ साथ एक टर्म सर तुरंत सारे लोग तन के खड़े हो जाते हैं। ऐसे लगता है कि मतलब जनता की बेहद मांग पर इस फिल्म को अब रिलीज कर ही दिया जाए। जुडिशियल रिफॉर्म, सर ये क्या बला है? जुडिशियल रिफॉर्म क्या है? इससे क्या हो जाएगा? मतलब ये हो जाएगा कि व्हेन द होल वर्ल्ड इज स्लीपिंग, वो जो बोले थे रात में सेंट्रल हॉल में, नहीं जी, जुडिशियल रिफॉर्म क्या है सर? कैसे समझा जाए? हालांकि ये अपने आप में संपूर्ण एक विषय है, मैं इस पर स्टूडियो में बैठ के आपसे बात जरूर करूंगा, इन लेंथ करूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि आज के अगर इसमें हम इसको अब अंत की तरफ बढ़ें, तो ये सारा कुछ एक आम आदमी को, एक आम जनता को, हम लोगों को यही लगता है कि जुडिशियल रिफॉर्म कर दो, ये सब दुरुस्त हो जाएगा। क्या है सर अवधारणा, कोई है भी? देखिए ऐसा है, यहाँ जुडिशियल रिफॉर्म की जरूरत बहुत ज़्यादा है। रिफॉर्म जज नहीं करेंगे, देश की संसद करेगी। बहुत से कानून बने, बहुत डिफेक्टिव बने हैं, बहुत से कानून इसका कोई मतलब नहीं है। अब जैसे ये ले लीजिए, एक बात थोड़ी सी बताऊँ, आर्टिकल 30 है, मैं थोड़ा विषय से हट के बात कर रहा हूँ। नहीं बिल्कुल सर। आर्टिकल 30 है, अब संविधान में उसमें दे दिया गया कि जो माइनॉरिटीज है उनको अपने स्कूल चलाने का अधिकार है, शिक्षा देने के लिए। हाँ, टीम पाई केस में 11 जजमेंट दिया, को प्रोफेशनल कॉलेज भी चला सकते हैं। यानी अब सोचिए कितनी बड़ी बात है, वो अपनी संस्कृति को अब छोड़े जा सके, ये बात समझ में आती है एक मिनट के लिए। लेकिन मैं उसके भी खिलाफ नहीं होना चाहिए। अब बात है, आपने कह दिया कि अल्पसंख्यक विद्यालय जो है वो संस्कृत, वो कह रहा हूँ, डॉक्टरी और इंजीनियरिंग पढ़ा सकते हैं, प्रोफेसर कॉलेज हो सकते हैं। वो क्या रहा है, जहाँ एडमिशन नहीं होता यहाँ पर एडमिशन होता है, डोनेशन में 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ रुपया दिया जाता है। पैसे लेता है। आज पहला इकोनॉमी उन माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन की बन गई है, क्योंकि उनके पास आज सोच दे दिया आपने। रिफॉर्म की बात आप कर रहे हो, क्या संविधान में रिफॉर्म नहीं होना चाहिए? आर्टिकल 30 नहीं मिटना चाहिए, हटना चाहिए। आर्टिकल 30 के बाद भाई आर्टिकल 25 जो लिखा हुआ है कि सबको अपना धर्म मानने का अधिकार है, समानता का अधिकार है। आर्टिकल 15 में सब कानून के समझ समान है, और आप चाहे पूजा पद्धति जो भी आप करिए। तो भाई आर्टिकल 30 आप विद्यालय बना सकते हो, विद्यालय हम भी बना सकते हैं, हम नॉन माइनॉरिटी हम भी बना सकते हैं, आप माइनॉरिटी आप भी बना सकते हो। तो आपको स्पेशल क्यों दिया गया? स्पेशल देने का मतलब ये हुआ कि आपके तुष्टिकरण संविधान में ही दे दिया गया। आपको एक चीज और बता दूं, संविधान में, और गलती वो की थी वल्लभ भाई पटेल जी ने की थी, अब ताजुब होगा आपको सुन के। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है, वो जो कमेटी बनती है, तो माइनॉरिटी अफेयर्स कमेटी थी, उनको माइनॉरिटीज पर अपना देना था, तो उनको कैसे रखा जाए। उन्होंने पहला प्रस्ताव दे दिया माइनॉरिटीज के लिए रिजर्वेशन हो संसद में और विधानसभा में। तो उसी बीच में जब पाकिस्तान के सवाल देखा और सब हुआ और हिंदू मारे गए, नहीं 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 मुझसे गलती हो गई, उन्होंने गलती मानी। देखिए कितने महान आदमी थे। ये वही मोहम्मडन निर्वाचन वाला? हाँ, उन्होंने गलती मानी, गलती मानी होगा नहीं, वो मैं वापस ले रहा हूँ। आर्टिकल 290 ऑफ द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन, उन्होंने अपनी बात वापस दी, नहीं किया। तो रिफॉर्म एक तो आपका कॉन्स्टिट्यूशन में होना चाहिए, बहुत चीजें हैं। दूसरा क्रिमिनल लॉ जो है यहाँ का, क्रिमिनल लॉ में 2 बातें हैं। क्रिमिनल लॉ खास तौर से रिफॉर्म जजेस भी को भी करना पड़ेगा और पार्लियामेंट को भी करना पड़ेगा। तो मेरे समझ से जो क्रिमिनल लॉ बना है, आईपीसी और सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट, तीनों जो भारतीय परिवेश उसके हिसाब से नहीं बना है, इस देश जनता के हिसाब से नहीं बना है, और देश की जनता का या इस देश की मिट्टी जो संस्कृति है उसका सम्मान नहीं है। जैसे हमारे यहाँ बहु विवाह है, कितना वैलिड है कितना नहीं है। सेक्शन 494 आईपीसी का था। अब रिफॉर्म की बात करें, इसमें बता रहा हूँ, उसमें क्या है, वो शादी जो कोई आदमी करे
क्योंकि उसके कानून में अगर एक ज़्यादा अवैध नहीं है तब तो ठीक है। यानी आपके कानून में अगर अवैध है एक ज़्यादा तो आप नहीं कर सकते हो, और आपके कानून में अगर एक ज़्यादा परमिट है तो आप कर सकते हो। ये आईपीसी कह रहा है। यानी जुर्म तो शादी करना हम करें आप करो, शादी तो शादी, बिल्कुल जुर्म हुआ। कह नहीं, अगर आपके पर्सनल लॉ में जुर्म है तो जुर्म है, और आप पर्सनल लॉ में परमिसिबल एक ज़्यादा करना तो बस तो जुर्म नहीं है। 4 वाले को पतली गली से निकाल दिया। देश के लिए रास्ता दे दिया। और जो नई आईपीसी बनी भारतीय न्याय संहिता, उसमें भी एचडी रखा गया, चेंज नहीं किया गया। आईपीसी बहुत सी धारा ऐसी जो नहीं की गई। जी जी जी। या जो एक स्त्री 497 एडल्ट्री का ग्राउंड था, हाँ उसमें भी उसको अपने सोडोमी 377 सोडोमी, उसको कोर्ट ने अवैध किया और आपने भी उसको मान लिया, जो कि भारतीय परंपरा के खिलाफ है। मैं ये कह रहा था क्रिमिनल लॉ में कोर्ट की भी रिफॉर्म करने की जरूरत है जी। और लॉ भी चेंज करने की जरूरत है। मैं ये देखता हूँ कि अधिकांश जजेज इनसेंसिटिव है, बिल्कुल जैसे साइकिल स्टाइल, कोई सेंसिटिवनेस नहीं है, संवेदना नहीं है। एक आदमी ने अगर 1 रुपए की चोरी की, भले भूखा है, गरीब है, भूखा है, अब भूखा में जाके किसी रोटी खा ली तो भैया उसको सजा कर दो। हुआ है ना सर, 100 रुपए पे, हाँ अभी 100 या 100 पे दर्शकों। और जिस आदमी के पास करोड़ों का घपला है, या तो छूट जाएगा, मामले से हो जाएगी। अरे सर नोट जले मिल गए कमरे भर, कुछ नहीं, तो ट्रांसफर हो गया होम डिस्ट्रिक्ट। रिफॉर्म की जरूरत पार्लियामेंट को करना, इसको देखना है। बिल्कुल सर। जैसे आपने केस डिसाइड करते हैं तो 2 गवाही आ गई, आपने 2 गवाही दे दी केवल, भाई साहब फुल प्रूफ हो गया, मतलब मेरे खिलाफ 2 आदमी तैयार कर लीजिए और कहना मैंने देखा, टंगवा दीजिए और टंगवा दीजिए। तो इससे चल रहा है। बिल्कुल सर। आपकी बात से जो समझ में आया सर कि ये 2 वे सिस्टम है, थोड़ा सा 2 कदम जुडिशरी भी, 2 कदम सरकार भी, लेकिन अभी पहल कहीं से होते हुए दिख नहीं रही है। ना होगी। अरे सर ये तो फिर घोर निराशा से ये फिर बातचीत खत्म होगी। क्योंकि कारण ये है कि जो पार्लियामेंट्री कमेटी है वो ध्यान से पढ़ नहीं रही है। उनको बहुत ज़्यादा उसमें इंटर करके अपनी बात रखने का मुझे नहीं लग रहा कि उनको ये दे है। और जुडिशरी का देखिए, एक बात देखिए, आप देखिए समझिए, जब थोड़ा सा मैं गलत आरोप पर आ रहा हूँ, नहीं कोलिजन सिस्टम बन गया, जज के नातेदार रिश्तेदार जज बनते रहे। आज ये हो रहा है कि आपको पुरस्कृत करना है, आपको जजी मिल गई, आप आगे 62,000 सिक्योरिटी हो गई। अब आपसे कोई सेंसिटिव नहीं है, कुछ नहीं है, क्या मतलब है मुझे 10 से 4 बैठे केस का काम किया, जजमेंट हुआ नहीं हुआ, न्याय हुआ नहीं हुआ, मेरी जिंदगी बन गई। ठीक बात। ये भावना जब होगी जी जी, किसी की, मैं किसी व्यक्ति विशेष को नहीं कह रहा हूँ, किसी चीज की भावना होगी कि हमको कुछ करना नहीं है, हम तो खाली समय बिताकर हमारी जिंदगी बन गई, या जजमेंट देने के बाद हमारा ये प्लस हो जाएगा, एक ये भी है, चाहे किसी वजह से, तो भी बड़ी भयावह चीज है। तो ऐसी चीज करनी पड़ेगी। रिफॉर्म की बात आप कर रहे हो, यही शुरू होता है। आपको, आप जो चैनल टीवी फॉर एग्जाम्पल कर रहे हो, आप टीवी चैनल खोल लिया, आपको तो पैसे आ रहे हैं, चाहे अच्छा चले बुरा चले, कुछ उसमें क्या कर रहा है, प्रक्रिया पालन हो रहा है नहीं हो रहा है, अपशब्द हो रहा है, अश्लील हो रहा है, कोई मतलब नहीं, क्योंकि आपका काम हो रहा है। बिल्कुल ठीक वही हालत आज जिन लोगों को मिल जाता है, ये मिल जाए तो उनका होने तो बड़ा सही रहता है, पर हो गया कि अब तुम्हारा काम हो गया, अब उनको कोई बहस नहीं। हाँ, जब इंटरेस्ट होता है दिस वे दैट वे, तो बात दूसरी होती है। बिल्कुल सर। ये बड़ी भयावह स्थिति है, बड़ी भयावह स्थिति बहुत है भयावह स्थिति है। वाकई। और इसमें चूंकि इच्छा शक्ति की कमी मैं जुडिशरी में देख रहा हूँ और पार्लियामेंट में देख रहा हूँ। ओह, पार्लियामेंट में बिग क्वेश्चन। एक भी कोई काम सोच विचार करनी हो रहे। जैसे वक्फ कानून बना, वक्फ कानून में हल्ला इतना मच गया, और आपने उसमें
जनता को, हिंदू जनता को खासतौर से कोई न्याय नहीं दिया जो मिलना चाहिए था। बहुत चीजें रह गई। इस पे एक बातचीत की थी सर आडकर सर हाँ जी, और हाँ जी, अमिता जी के साथ आपके। जी हाँ, बहुत आपने उसी चीजें- समय कहा था, उस समय बहुत तो चीजें- हाँ बिल्कुल नया उन्हें नया था। सुधारी नहीं। अगर कहीं डिस्कस किया होता, लोगों के बीच में आता, लोगों की राय ली होती, किसी जमीन कैसे गई क्या गई, कुछ नहीं। सब बैठ के लोगों ने अपने कमरे बना लिया, आ गया, हल्ला इतना हुआ, मिला कुछ नहीं, कुछ नहीं हुआ। सर आपने जो असली वो बात कही ना कि दोनों पक्षों में एक जो कमिटमेंट और उसके वो जो गंभीरता, एक तरह से गंभीरता, अभाव है। अभाव, तो ये अब उम्मीद ही की जा सकती है सर, उम्मीद ही की जा सकती है। भगवान करे। तो देखिए, मेरे करियर 50 साल हो चुके हैं। अब जिंदगी जब तक है तब तक है, मुझे क्या करना है। परंतु एक नागरिक होने के नाते सर और संवेदनशीलता के नाते मैं रोज केस कर रहा हूँ। आप सोचिए, जब जितने मैं मंदिर केस करता हूँ कितनी परेशानी उठानी पड़ती है, क्योंकि पूरा आर्ट रप्टाइल बिल्कुल ऐसा माहौल होता है इसमें कि हम बिल्कुल आपके मन के खिलाफ बात कर रहे हैं। बिल्कुल। जैसे मान लीजिए मैं पत्रकार को अपशब्द कहना शुरू करूं तो आपका रिएक्शन क्या होगा, जनरली आप फील करोगे। बिल्कुल। तो मैं जब जाता हूं कोर्ट में मंदिर के केस लेके ऐसा करके, तो लगता है कि बड़ा अपराध हो गया ये। और जितने हायर कोर्ट आप चलते हैं, जितने नीचे हायर, जितने बड़े ऊपर, उतना बड़ा अपराध होता रहेगा। हाँ, वो तो ये हो जाता होगा, अरे फिर आ गए जैन साहब, और ये क्या, ये सब क्या होता है। ये सब क्या होता अब आप कहते हो साहब हिंदू मुस्लिम क्या होता है, अरे होता नहीं तो 27 आदमी पुलवामा मारे जाते। बिल्कुल सर। क्यों मारे जाते? धर्म के नाम पर मारे गए। अरे बंटवारा नहीं होता सर, हिंदू मुसलमान नहीं होता तो। आपको 19 जनवरी 1990 को कश्मीर में जो हुआ वो हिंदू होता, मुसलमान, बिल्कुल सर, और आज भी देश में जो हो रहा है धर्म के नाम पर हो रहा है। बिल्कुल सर। अभी जो जितने बम ब्लास्ट हो रहे, क्या हो रहे हैं, आतंकवादियों के लिए जब बात आती है तो भी आपकी घिग्गी बन जाती है। ये डर भी लगता है क्या सर इन लोगों को? कहता रहा हूँ। हाँ, गिगी आपने कहा तो मतलब हम लोगों को लगता है नहीं, वो तो नहीं साहब नहीं, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। डरते हैं। देखिए, संविधान में लिखा है, मैं शपथ लेता हूँ कि बिना भय, बिना राग द्वेष के न्याय करूंगा, कोई पक्षपात नहीं करूंगा। इसमें सब और लगा दीजिए। सर जितनी 10 वर्ष हो रहा है। जितनी भी अभी बातचीत हो पाई सर, दर्शक सोचेंगे कि मैं एक ऐसी मुकाम पे ले आके आज की ये बातचीत समाप्त कर रहा हूं जहां केवल प्रश्न खड़े हुए हैं, केवल प्रश्न खड़े हुए हैं। होता है ना कि चर्चा शुरू करते हैं तो फिर उसको कंक्लूड करते हैं, लेकिन सर ने आज इतने प्रश्न खड़ा कर दिए कि यहाँ से कम से कम मुझे लगता है सर 10 पॉडकास्ट का और गुंजाइश बनती है। और मैं आज आपसे साक्षात्कार, मतलब इंद्रप्रस्थ में मेरा मिलने का सौभाग्य हुआ तो मेरे लिए तो ये एक मंदिर का दर्शन है सर। और दर्शकों, आप भी इसको इसी भाव से लीजिएगा। ये एक प्रवेशांक है जिनमें केवल और केवल समस्याएं, और आपको लग रहा होगा कि ये निराशापूर्ण थोड़ा सा आज की ये चर्चा समाप्त हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि गाल बजाने से कुछ हासिल नहीं होगा। और सत्ता की निरंतरता एक तरफ अगर पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट में चाहिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो 1 या 2 सत्ताओं में नहीं बदली जा सकती। अगले के भी नंबर 240 आए हैं तो थोड़ा सा हो सकता है ये चीज़ें भी हों। तो इन चीज़ों से लगातार एक क्रम बनता है निश्चित तौर पर, और आशा की किरण भी दिखाई देती है। और सर ने जिस तरीके से सनातन की सेवा, और सर के उस घर से जो सनातन की सेवा, मैं विष्णु जी का भी नाम लूँगा, तो एक कहते हैं ना कि वर्तमान और उसके बाद भविष्य, तो आपने जो सर ये वसीयत की है सनातन के नाम, इसके लिए आपको प्रणाम। और मुझे उम्मीद है सर कि अब 10 पॉडकास्ट आज की इस चर्चा के बाद बनते हैं। सर आपने हमें समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। दर्शकों, ये थे हरिशंकर जैन सर, और आज की इस चर्चा से अभी 10 पॉडकास्ट और आपको देखने को मिलेंगे। तो आज की चर्चा कैसी रही जरूर बताइएगा, अपने कमेंट करिएगा। जैन साहब सर के साथ हम फिर आपसे बातचीत करेंगे, आपको सुनवाएंगे। चैनल आपने सब्सक्राइब किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियोस को आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, इसके लिए भी धन्यवाद। हाँ, बेल आइकन जरूर दबा के रखिएगा। क्यों? क्योंकि जब इस तरह से आमने सामने कोई चर्चा लेके हरिशंकर सर के साथ मैं प्रारब्ध पे आऊँ तो आपको उसकी सीधे और बैनन बिना किसी टिकट लगे लिफाफे के आपके पास सीधे नोटिफिकेशन पहुंचे। सर एक बार फिर आपको बहुत बहुत धन्यवाद, चरण स्पर्श। दर्शकों, इसी के साथ आज की चर्चा समाप्त करेंगे। नमस्कार, प्रणाम, जय जय श्री राम।